अगला जो चैप्टर है उसका नाम है नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। कि नगरपालिकाओं में किस टाइप से पैसा आएगा और नगरपालिका निधि कैसे बनी हुई होगी, कौन सी धारा के तहत नगरपालिका निधि बनेगी, उसमें कैसा पैसा आना कैसा पैसा जाएगा और किस तरह से उसको सुरक्षित रखा जाएगा, उसके बारे में अध्याय 5 में चर्चा कर रखी है। अब अध्याय 5 को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक बात का जिक्र बार बार आएगा जो नाम है राज्य वित्त आयोग। तो पहले इस राज्य वित्त आयोग को समझना जरूरी है। अगर आपको ये राज्य वित्त आयोग समझ में आ जाएगा तो काफी हद तक कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी ये किस तरीके से काम करता है। राज्य वित्त आयोग का जिक्र है वो सबसे पहले कहाँ किया गया जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन बनाया गया। तब इस बात का जिक्र किया गया कि एक ऐसा वित्त आयोग का गठन किया जाए, एक हर स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसे वित्त आयोग का गठन करे जिन स्टेटों ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन को लागू किए उन पे ये बाइंडिंग होगा धारा 243 संविधान की, उसके तहत आई और वाई के तहत कि भाई उनको एक राज्य वित्त आयोग उनको बनाना चाहिए और बनाएगा। और वो रिकमेंड करेगा वहां के जो संविधान के मुखिया है राज्यपाल उनको वो रिपोर्ट करेगा कि भाई इस अकॉर्डिंग ये चीजें जो पैसा है वो बंटना चाहिए नगर पालिकाओं में या पंचायती राज में या राज्य और नगर पालिका और राज्य और पंचायती राज के बीच में किस तरीके से बटेगा, उसका जिक्र इस राज्य वित्त आयोग में दे रखा है। ठीक। तो सबसे पहले अपन को इसको समझना पड़ेगा ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो पार्ट ए में भी अगर अपना क्वेश्चन कोई ऊपर नीचे हो तो वो सही हो जाए और पार्ट बी में भी कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन को समझने में भी आसानी होगी। तो पहले अपन 243 नंबर का जो आर्टिकल है उसको देखते हैं। ये आई का है और ये वाई वाला है। ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? सर। हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है सर। ठीक ठीक ठीक। अब देखो जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आने के बाद में ये आर्टिकल का इसमें लिख रखा है जैसे राज्य का राज्यपाल संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, यानी कहने का मतलब है जब भी राज्य सरकारों ने इसको इम्प्लीमेंट किया 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों को, तो उन्होंने बोला कि जब भी आप इसको लागू करो उसके नेक्स्ट 1 साल के भीतर भीतर एक आपको वित्त आयोग का गठन करना पड़ेगा। तभी अपन ने 1995 में फर्स्ट वित्त आयोग का गठन किया और अभी जो संख्या चल रही है वो छठे वित्त आयोग की और सातवें की, मतलब सातवें वित्त आयोग को स्टार्ट भी कर दिया कि भाई 2025 से वो स्टार्ट हो जाएगा 2030 तक के लिए। ठीक। तो यहाँ पर एक क्लियर लिखा हुआ है कि प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा वहां का, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और जो राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित करों शुल्क और पथकरों फीसों, ये 4 वर्ड आपको दिमाग में रखने हैं, ये बार बार आएंगे। इन 4 चीजों से जो पैसा आएगा, जो राज्य सरकार के पास पैसा आएगा, वो पैसा भाई कहाँ से लिया जाएगा? पंचायतों से लिया जाएगा, नगर पालिकाओं से लिया जाएगा, लेकिन वो पैसा उन्हीं को ही वापस देंगे। लेकिन उसका बांटने का क्या माध्यम होगा या क्या प्रोसेस होगी, क्या फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला तय कौन करेगा? वो राज्य वित्त आयोग तय करेगा। ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? राज्य द्वारा उद्गृहित करों शुल्कों पथकरों फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच सेम कंडीशन नगर पालिकाओं में जो अपन इधर वाले में देखेंगे इस भाग के अधीन उसमें विभाजित किए गए वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन को। दूसरा लिखा है वही चारों बात ऐसे करों शुल्कों पथकरों और फीसों के अवधारण को जो पंचायतों को समन्वित की जा सकेगी उसके द्वारा विनियोजित की जा सकेगी कि भाई उनको किस तारीख से उनको भाई पैसा देना है और उनके बीच में कैसे वितरित करना है। राज्य की संचित निधि में से भी पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में कहने का मतलब है कि राज्य की भी एक संचित निधि होगी। 3 टाइप के फंड होते हैं, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं हर सरकार के, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोकलेखा निधि। जिसमें संचित निधि का जो पैसा होगा वहां से पैसा दिया जाएगा पंचायतों को नगर पालिकाओं को, वो एक अलग अनुदान होगा। अगला लिखा है पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अधि उपाय के बारे में। अगर कोई जब भी वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग का मतलब ये है कि वो वहां की जितनी भी नगर पालिका उनके अकाउंट बहुत सिस्टमेटिक हो, अच्छे हो, और ऐसा नहीं कि भाई वो मतलब हर बारी जैसे मतलब घाटा वगैरह उनको ज्यादा हो रहा हो, राजस्व घाटा ज्यादा हो रहा हो, राजकोषीय घाटा हो रहा हो, तो वो स्थिति नहीं है। तो उसको सही करने के लिए पैसा उनको ही मिलेगा जो वित्तीय स्थिति को अच्छा रखेगा, वरना पैसा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने साफ मना कर रहा है इस चीज का। ठीक। पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, और भी कोई विषय हो सकता है,
राज्यपाल को सिफारिश करेगा। फिर राज्यपाल उस बात को, राज्यपाल एक वाया है राज्य सरकार और पंचायतों के बीच का, सॉरी राज्य वित्त आयोग का और राज्य सरकार के बीच में राज्यपाल है। राज्य वित्त आयोग सारी बातें राज्यपाल को बताएगा, राज्यपाल उसको राज्य जो विधानमंडल है उसके समक्ष उसको रखेगा, और सारी चीजें वहां पर जब वो पारित हो जाएगी तब वो मान लिया जाएगा कि उन्होंने ये बातें इंप्लीमेंट की जाए ग्राउंड लेवल पर। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा आयोग की संरचना का उन अहर्ताओं का जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त के लिए अपेक्षित होगी और उस रीति से जिसके उसका चयन किया जाएगा वो बंद कर सकेगा। ठीक, आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कार्यों के पालन में ऐसी पावर होगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उसे प्रदान करे। जितनी पावर मिलेगी वो राज्य अपने अकॉर्डिंग उसको देखे। राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन से राज्य के विधानमंडल में समक्ष रखवाएगा। सेम सिस्टम ये वाई में दे रखा है 243 वाई, यहाँ पर भी सेम स्टोरी लिख रखी है ना। इसमें मैं पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, ये सेम बातें हैं। जहां पर पंचायती राज वर्ड है वहां पर नगर पालिका वर्ड लिख दिया। तो आपको ये चार बात याद रखनी है। एक तो यहाँ पर कर, शुल्क, पत्र और फीसों इस बात का जिक्र कर रखा है। उसके अलावा शुद्ध आगमन, ये मैं बताऊंगा आगे आपको क्या चीज होती है। दो, तीसरी चीज है कि राज्य सरकार और नगर पालिका, राज्य सरकार और पंचायती राज, इनके बीच में पैसा कैसे बटेगा। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और नगर पालिका, इनके इनके बीच में पैसा कैसे बटेगा, इनके बीच में कैसे बटेगा। और जब नगर पालिका को आप खोलोगे तो चार पार्ट निकलेंगे, वो उनमें कैसे आपस में पैसा बटेगा। और पीआरआई के अंदर जैसे पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायतें, उनमें कैसे पैसा बटेगा उसका भी जिक्र इसमें कर रखा है, लेकिन वो पूरा क्लियर नहीं कर रखा। जैसा वित्त आयोग अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग वो करेगी। वो कहाँ दे रखा है, वो हर आयोग अलग अलग तय करता है। उसके लिए आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां पर इसका जिक्र कर रखा है, जो आपके पार्ट ए में भी लगता है इंपॉर्टेंट है। जहां पर पंचायती राज लिखा हुआ है, स्वशासन ये सॉरी स्थानीय स्वशासन लिखा है, वहां से डायरेक्ट लिंक होता है। तो सबसे पहले अपन को देखना है छठा वित्त आयोग। जो राजस्थान का छठा वित्त आयोग है वो अभी इम्प्लीमेंट है 2021 से लेकर के 24-25 तक। जैसे ही 24-25 में खत्म होगा, खत्म होने से पहले एक साल पहले ही उसका गठन कर लिया जाता है। जैसे अभी कर दिया, सातवें वित्त आयोग का गठन 1 अप्रैल 2025 से कर दिया, वो 31 मार्च 2030 तक चलेगा। रीजन 1 अप्रैल का ऐसा होता है कि फाइनेंशियल ईयर टू ईयर बाध्य को देखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बात बोली है, ये बात आपको सारी याद होनी चाहिए। और मेंस का भी इस बार का क्वेश्चन था 5 नंबर का कि छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में बताओ। तो ये सारी उसमें रिकमेंडेशन पूछी थी, उसके बारे में पूछे था। तो लगभग ये सारे नोट पॉइंट वहां पर लिखने थे। ठीक, अब वो क्या था, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के लिए तहत की गई सिफारिशों पर, अब देखो सिफारिश करता है, हमेशा याद रखना राज्य वित्त आयोग केवल सिफारिश करेगा। मानेगी कौन, राज्य सरकार। किसके माध्यम से मानेगी, राज्यपाल उसको बोलेगा भाई ये रिकमेंड किया है उन्होंने। राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी था। जैसे मेंस में भी आया तो ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, ये वर्ड आपको याद रखना है। स्वयं का जितना शुद्ध कर राजस्व हुआ ना, जैसे आपने चैप्टर 10 में पढ़ा होगा इको सर्वे में, कि शुद्ध कर राजस्व में अगर मान लो 10 रुपए आ रहा है, अगर वहां से 10 रुपए आया है तो उन 10 रुपए का 6.75% पैसा इनको दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा, आगे देखो। स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। जब भी ये वर्ड आए ना तो आप सचेत हो जाना कि ये इसकी बात कर रहा है। इसका जितना भी पैसा होगा इसको 100% मानते हुए इसका 6.75% पैसा पंचायती राज संस्था एक और शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय मतलब पूरे निकायों की बात की, जितने भी नगर निगम, नगर पालिका बोर्ड और नगर परिषद सबकी बात की है, उनके बीच में पैसा इन दोनों को मिलाकर के 6.75% पैसा दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, पार्ट ए के लिए भी, कि अभी इस राशि को 7% कर दिया है। अब ये पैसा 7% दिया जाएगा 6.75 की बजाय। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फुल चांस है पूछने की इस बार प्री में। ठीक, अब ये जो पैसा 6.75 हुआ है, इसका इसका कैसे डिवाइडेशन होगा वो आगे लिखा हुआ है, देखो। निकायों के मध्य वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर, अब इसमें क्या होता है ना, जब भी इस अंदर वाली कैलकुलेशन में आप जाओगे ना तो यहाँ पर भी बहुत सारे मतलब सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन क्या है कि जनसंख्या देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, एरिया देखा जाता है कि उसकी जो वित्तीय स्थिति है उस पंचायत की या उसकी नगर निकाय की वो सुदृढ़ है या नहीं है, तभी वो पैसा दिया जाएगा उसको उतना, वरना नहीं दिया जाएगा। तो उनमें एक जनसंख्या आधार होता है, उसमें जनसंख्या 2011 वाली ली जाती है। 75.1% पैसा किसको मिलेगा, पंचायती राज को। 24.9% किसको मिलेगा, नगरीय स्थानीय शहरी स्थानीय निकायों को।
ये परसेंटेज इतना क्यों है? क्योंकि ये पॉपुलेशन 75.1 गाँव में रहती है, ये शहरों में रहती है, उसी अनुपात में पैसा वितरित उनको किया गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसके अलावा अब ये जो पैसा है, अब यहाँ पर तो क्या दे रखा है, ये मैंने चैप्टर 5 से उठाया है, तो यहाँ पर केवल उसके बारे में ही जिक्र कर रखा है। किसके बारे में? केवल पंचायती राज के बारे में, कि राशि का जिलेवार वेटेज के आधार पर, ये भी देखो लिखा हुआ है। जिलेवार वेटेज कैसे? कि हर जिले का अलग अलग वो सिस्टम होगा कि, है ना, जो उसमें आगे आ जाएगा। राज्य की जिला परिषदों को 5%, पंचायत समितियों को 20% और ग्राम पंचायत को 75% पैसा दिया जा रहा है। ठीक। अब ये सेम सिस्टम, ये तो अपन को चलो याद पार्ट 1 के हिसाब से रखना। अब पार्ट 2 में जो अपने जो लिखा हुआ है ना, ये जो धारा 76 अपन पढ़ेंगे आगे, उसमें जो बार बार आएगा ना कि पैसा दिया लिया वो दिया, वो ये वाला पैसा है 24.9 रुपए। ये 24.9 है ना, ये वितरित होगा स्थानीय शहरी जो स्थानीय निकाय है उनको पैसा, इसको 100% मानते हुए वो पूरी नगरीय निकायों को पैसा वितरित किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आएगी आपको? यस। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि 20, 21 और 21, 22 की सिफारिशों के अनुसार अनुदान की 55% राशि का उपयोग मूलभूत जो आधारभूत डेवलपमेंट है उनके लिए किया जाएगा। 55% पैसा का, जितना पैसा मान लो आपको मिला है, 100 रुपए मिला है, तो 55 रुपए अलग रख दो। वहां पर आप जैसे जो मेन, जैसे मान लो कोई भवन बना दिया या कुछ ऐसी कोई एक जो मतलब आधारभूत कुछ कोई चीज होगी ना, डेवलपमेंट होगी, उसके लिए किया जाएगा। और 40% राशि है वो राष्ट्रीय या राज्य प्राथमिक जो योजना है उनके लिए लागू की जाए, और शेष 5% राशि है वो विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए, प्रोत्साहन के लिए रखी गई है। यहाँ से आपको कैसे भी घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में ये आपकी हेल्प करेगा। आपकी समझ विकसित होनी चाहिए इतनी कि आपको ये स्टोरी समझ में आए। अब जो ये 24.9 रुपए है जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये 3 भागों में डिवाइड होगा: नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड। पहले इन इन तीनों को पैसा मिलेगा। पहले इन तीनों को पैसा मिलेगा। वो किस आधार पे मिलेगा वो मैंने ग्रुप पर अपलोड कर दिया, आप उसको रीड कर लेना एक बार। कि उसमें जनसंख्या का जैसे आधार 70%, मतलब 55% लिया, 15% एरिया का आधार लिया है, कितना बड़ा नगर निगम है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी उसमें रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, इन सब का फॉर्मूला लगाते हुए वो पैसा इन तीनों में डिवाइड होगा। फिर उसके बाद में जो छोटी नगर पालिकाएं हैं जिनको बोला गया नगर पालिका बोर्ड, उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं। मतलब अभी वो नवीन नगर पालिकाएं हैं, तो उनको आधारभूत ढांचा उनका मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भवन भी बनाने पड़ेंगे। वहां पर सारा सिस्टम नया है, अभी वो ग्राम पंचायत से तब्दील हुआ है नगर पालिका बोर्ड में, इसलिए इनको थोड़ा और विशेष पैसा दिया जाता है एक विशेष पैकेज के तहत। ठीक। ये बात सारी इन दोनों में लिखी हुई है जो मैंने ग्रुप पर अपलोड कर दी हुई। ठीक है, क्या रिकमेंडेशन थी उसमें, आपको नगर पालिका वाली रिकमेंडेशन पढ़नी है, केवल 3-4 उसमें वो लिख रखा है। अब जो पैसा आ गया, अब जो पैसा आ गया उसको कैसे खर्च करेगा, किन किन चीजों में खर्च नहीं किया जाएगा, किन में कर सकता है, ये थोड़ा 2-3 पॉइंट देख लो। नगर पालिका मजदूरी घटक को सम्मिलित करते हुए स्वच्छता सेवाओं के लिए वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु हमारी सिफारिश की गई अनुदान से कर सकेगी, कर सकती है। फिर आगे लिखा हुआ है, कोई भी निधि किसी भी व्यक्ति पदधारी जनप्रतिनिधियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर खर्च नहीं की जाएगी, ये याद रखना बात को। ठीक। उसके अलावा है 15वें केंद्रीय वित्त आयोग, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। अनु अनुदानों की राशि पंचायती राज संस्था और नगरीय स्थानीय निकायों को उनके द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करने के अधीन रहते हुए छठे वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई मानदंडों वरीयता के अनुसार वितरित की जाएगी। कह रहा है जितनी बातें बोली है ना आपको, 55% यहाँ लगाना है, 40 यहाँ लगाना है, 5, अगर आपने इन बातों को नहीं माना, दरकिनार किया, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक। इन सारी रिकमेंडेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये क्या है, 15वां वित्त आयोग क्या है वो भी देख लो। अब देखो, हर नगर पालिका या जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट हो, उसमें जो फंड होगा, नगर पालिका निधि का जो अकाउंट होगा, उसमें अलग अलग लेखा शीर्ष बने हुए होते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया है। 15 फाइनेंस कमीशन से आया है, छठे वित्त आयोग से आया है, या स्टेट गवर्नमेंट से अनुदान के तौर पे आया है, या कोई योजना के तहत आया है। ऐसे अलग अलग लेखा शीर्ष बने होते हैं किसमें, उस निधि में, उस अकाउंट में। ठीक। अब जैसे 15वें वित्त आयोग का पैसा आया है ना, तो वो कहाँ खर्च होगा, वो जो यहाँ लिखा हुआ है ना उसमें ही खर्च किया जा सकता है। छठे वित्त आयोग से पैसा है तो वो इसके आधार पर ही खर्च होगा। वो वहां के जैसे स्थानीय अध्यक्ष या ईओ को पता रहता है कि भाई ये पैसा कहाँ से है, अपन को किधर खर्च करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है ये भी देख लो। 15वें वित्त आयोग की अवधि 21-22 से 25-26 की 5 वर्ष की है। छठे वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं प्रस्तावित जिलेवार भारांक के आधार पर राष्ट्रीय पंचायती राज इंस्टीट्यूट पंचायत समिति ग्राम पंचायतों को इस आधार पर वितरित की जाएगी। ठीक है।
15वें वित्त आयोग। अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पे दो टाइप की सिस्टम कर दिया। एक को बोला बेसिक अनटाइड, एक को बोला बेसिक टाइड, कि ये पैसा आप कहाँ खर्च करोगे, ये पैसा कहाँ खर्च करोगे। अब देखो इसको यहाँ पढ़ो। अनटाइड अनुदान, 60% राशि आपको वेतन अन्य प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर, क्लियर किया है दिया, वेतन और प्रशासनिक व्यय में उसको पैसा को खर्च नहीं करना है कि आपने सारा पैसा वेतन में दे दिया। उसको छोड़ के स्थानीय निकायों की स्थानीय आवश्यकताओं जैसे स्ट्रीट लाइट, प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक भवन परिसंपत्तियां, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, सहकारी बीज, ये फलाना फलाना यहाँ पे लिख रखा है। ठीक। पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का वे विभाग, अलग अलग विभाग बने होते हैं मंत्रालयों के अंदर में, जिसमें एक्सपेंडिचर जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार अनुदान 50-50% की दो। अब जो जैसे ये पैसा आएगा ना, ये दो किस्तों में आएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 50-50%, जिसमें से 50% टाइड अनुदान का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की बजाय स्थिति को बनाए रखने, और शेष 50% बुनियादी सेवाओं, पेयजल आपूर्ति, जल संचय और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जा सकेगा। ये आपको दो बात तो ये याद रखनी है, दो ये रखनी है। और ये कब से कब तक है, और ये एक तरह से आपको एक बात दिमाग में साझा एक सेट करके रखना है कि जब भी नगर पालिकाओं में पंचायती राज में बात करेंगे, 15 फाइनेंस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा आता है, छठे वित्त आयोग से भी पैसा आता है, और उनके अलग अलग लेखा शीर्ष बने हुए होते हैं। ये आपको बात हल्का फुल्का पता होना चाहिए। उनके बीच में भी वितरण होता है, और स्टेट और नगर पालिका और स्टेट और पंचायतों के बीच में भी वितरण होता है। ये बात बताने के लिए मैंने आपको ये पहले समझाना जरूरी था। यहाँ तक समझ में आया? हेलो? यस सर। तो बोलते क्यों नहीं आप इतने मंदिर? यस यस सर। सर, यस सर, बिल्कुल। राज्य वित्त आयोग एकदम नगर शानदार पालिकाओं समझ। की वित्तीय स्थितियों का, अब देखो जो धारा चिंतन है उसमें एक बात का जिक्र करेगा राज्य वित्त आयोग। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि नगर पालिका का जो एक्ट है 2009 का, उसमें धारा चिंतन का संबंध किससे है, तो राज्य वित्त आयोग से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ा बहुत मतलब बड़ी धारा है एक तरह से, कि राज्य वित्त आयोग का जिक्र कर रखा है यहाँ पर। अब इसमें लिखा हुआ क्या है, इसको ऐसे पढ़ना। राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, तो मतलब है ना, ऐसे करके पढ़ लेना इसको। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक को देखो। राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, वही चार चीज लिखी है जो वहां पर मूल संविधान में लिखी थी, करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों की, ये चार चीज। अब कर का मतलब क्या है, जो अपन ने धारा 2 में पढ़ा था परिभाषाओं में, कर का मतलब ये है, इस अधिनियम में अधीन उद्ग्रहणीय कोई पथकर, रेट, उपकर मतलब कोई शेष, फीस या अन्य लाभ सम्मिलित है, ये सारी चीजें इसमें आएगी। ये आपके दिमाग में मोटा मोटी खाका बना होना चाहिए, भाई कर की बात है, शुल्क है, पथकर है, फीस है, और कर में भी ये चीजें आती है। जैसे पथकर तो आ गया, चलो इसी में आ गया, रेट, उपकर, फीस, ये सब आप दिमाग में रखना है हल्का फुल्का। ठीक। फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के जो राज्य और नगर पालिकाओं के बीच विभाजित किए जाए, जो मैंने आपको बात समझा दी, और उनके बीच वितरण को, और सभी स्तरों की नगर पालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के उनके भाग को आवंटन। कहने का मतलब ये है, राज्य सरकार और नगर पालिका के बीच में पैसे का आवंटन, और नगर पालिका है तो नगर पालिकाओं के बीच में, जैसे नगर पालिका बोर्ड, नगर निगम और नगर परिषद। ऐसे 2 नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों के उदाहरण को जो नगर पालिका को असाइन की जा सकेगी और उनके द्वारा उनको अप्रोप्रिएट किया जा सकेगा। ऐसा मतलब वो राज्य विधायक उनको वो अपने आप कर लेगा, कि जैसा बोले वैसा करके जाना है। फिर लिखा है तीसरे में, राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं के सहायता अनुदान, ये जो बात अपन ने पहले भी डिस्कस की कि राज्य की संचित निधि से भी पैसा आता है। ठीक। शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, माइक म्यूट रखो। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक, मतलब वो उपाय बताएगा कि आपको कैसे अपना जो कहीं आपको नुकसान नहीं हो जाए, घाटा नहीं हो जाए, कि आप ज्यादा खर्च कर रहे हो और आय हुई नहीं रही, ऐसा ऐसे उपाय भी वो बताएगा, सारी रिकमेंड करेगा। जो मैंने आपको पेज भेजे हैं ना अभी, ये 2 पेज भेजे ग्रुप पर, ये लास्ट के पेजेस हैं। ऐसे पूरी ये 50-60 पेज की फाइल है जिसमें पूरी रिकमेंडेशन लिखी हुई है। अपने लिए इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन वही है जो मैंने आपको भेज दी। ठीक। नगर पालिकाओं की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के हित में राज्य वित्त आयोग को निर्देशित किए गए किसी भी अन्य विषय के बारे में, और भी विषय हो सकता है कोई आ गया तो मैटर, वो उसके बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा। ये मैंने आपको पहले बात समझा दी कि वाया राज्यपाल होगा, वो राज्यपाल को बताएगा, राज्यपाल अपने आप राज्य विधानमंडल में रखवा देगा, और राज्य में विधानमंडल के थ्रू वो आगे पारित हो जाएगा। पारित होने के बाद में वो चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी ग्राउंड लेवल पर। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन से ही राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। ठीक। धारा 77 में क्या लिखा हुआ है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कैसे होगा, वो लिखा हुआ है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार
का अवधारण करेगी। क्या उदाहरण करेगी? चार चीजें करेगी। करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों, चार चीज बार बार आ रही है, याद रख लेना इनको, है ना। कि शुद्ध आगमों का नगर पालिकाओं का देगी, मतलब एक तरह से वो उनको हवाई देगी। अपने बात कर ली, जैसे अभी अपने डिस्कस किया था कि 24.9 रुपए हैं वो जो शुद्ध कर राजस्व होगा राजस्थान सरकार का, उसका 24.9 पैसे नहीं, उसका पहले 6.75% था ना पैसा, उसको 100 मानते हुए उसमें से 24.9% पैसा नगरीय निकायों को मिलेगा, और बाकी जो 75.1 है वो किनको मिलेगा? पंचायती राज्यों को मिलेगा। पंचायती ठीक। राज। करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों का नगर पालिकाओं को मतलब असाइन करेगी। ठीक है। राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान की मंजूरी, 266 में लिखा हुआ संचित निधि की, हर स्टेट की एक संचित निधि होती है, वहां से भी अनुदान राशि को मंजूरी, है ना। आगे लिखा हुआ है नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपेक्षित अन्य उपाय, मतलब वही सारी बातें घुमा फिरा के बोल रहा है कि भाई वो जैसा वो सिफारिश बोले उनका क्रियान्वयन कराने का काम कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। विचार करने के पश्चात राज्य वित्त की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार का अवधारण करेगी इन चीजों को, भाई जो करेगी फाइनल डिसीजन राज्य सरकार लेगी। राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, राज्य सरकार, देखो पूरी माए बाप तो राज्य सरकार ही रहेगी हर चीज में, क्योंकि यहाँ पर कोई केंद्र सरकार का कोई मैटर नहीं है। पैसा अब राज्य सरकार कैसा पैसा लाती है, वो लाने का माध्यम होगा 15 फाइनेंस कमीशन। 15वें वित्त आयोग से केंद्र सरकार से पैसा खींचेगी वो। ठीक। या पैसा जैसे है ना, कोई योजना जो आप पढ़ते हैं ना, 60-40 का रेशियो से पैसा आया है, उसमें जो 60% केंद्र की जितनी योजना है ना, वहां से भी पैसा डायरेक्ट यहाँ इंप्लीमेंट होता है, सीधा नगर पालिकाओं में आता है, या सीधा इसमें आता है, नाम भूल गया आपका, पंचायती राज में। ठीक। अब इसमें जो पैसा आया वो जैसे 15 फाइनेंस का पैसा आया है ना, तो वो ये वाला वाया रहेगा। 15 फाइनेंस का कमीशन का पैसा वाया रहेगा, और वो योजनाओं में जैसे 60-40 का रेशियो अपन पढ़ते हैं उस टाइप से उसको खर्च किया जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल आवास योजना है, अब उसमें आवास योजना का जो पैसा है ना, तो 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी, 60% पैसा कौन देगी? सेंटर देगी, और वो फिर इंप्लीमेंट हो जाएगा, और वो पैसा उनके पास वहां पर आ जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है राज्य सरकार समय समय पर नगर पालिका को अनुदान या वित्तीय सहायता उस रीति से जिसमें ऐसे अनुदान या वित्तीय सहायता का उपयोग किया जाएगा के बारे में डायरेक्शन सीट है उसके बिना प्रदान कर सकेगी, दे सकती है। नगर राज्य सरकार को लगे नहीं कि वित्तीय सहायता की जरूरत है, कोई भी जैसे मान लो लगे कई बार कि भाई नगर पालिकाओं को भाई यहाँ पर स्पेशल पैकेज की जरूरत है, तो वो दे सकती है ना। राज्य सरकार ऐसे अनुदान या सहायता देने के लिए एक स्कीम अधिकृत कर सकेगी, कर सकती है, सही बात है, जिसमें ऐसे अनुदान या सहायता जारी किए जाने की शर्तें सम्मिलित हो सकेगी, जिसमें उक्त प्रयोजन के लिए नगर पालिकाओं के विभिन्न वर्गों में विभाजन को बंद हो सकेगा। हो सकता है ये कई बार जैसे कि भाई ये आपके जो इकोनॉमिकली जो मतलब वीकर सेक्शन है उनके लिए स्पेशल पर्पज हो, उसमें स्पेशल उनके लिए कुछ मतलब रियायती दरों पर वो पैसा उनको दिया जाए, या उनके लिए अलग से वो फंड मतलब क्रिएट किया जाए, या रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक। ये पूछ सकता है भाई, हाँ ऐसा है तो है, सही है। राज्य सरकार नगर पालिका को नगर पालिका की वार्षिक विकास योजना में सम्मिलित किसी स्कीम के संपूर्ण या भाग के क्रियान्वयन के लिए अनुदान दे सकेगी। हाँ सही बात है, दे सकती है। नॉर्मल बातें बोली हुई कि हाँ राज्य सरकार वित्तीय सहायता करेगी, हाँ भाई राज्य सरकार ही वित्तीय उनकी हेल्प करेगी, फाइनेंस के रूप में हेल्प करेगी नगर पालिकाओं की। वो कैसे करेगी? कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 78 में। अब है नगर पालिका निधि कि नगर पालिका का एक फंड होगा, एक अकाउंट होगा, वो कौन वो मतलब कौन सी धारा में है? 79 में। ये शायद धारा 63 में भी आया था कि जो भी पैसा खर्च होगा वो कहाँ से होगा? नगर पालिका की निधि से होगा। वो नगर पालिका निधि है, उसका जिक्र 79 में कर रखा है। नगर पालिका निधि के नाम से एक निधि होगी, हाँ ठीक है, जिसे नगर पालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ट्रस्टी के रूप में उसको धारित किया जाएगा, और इस अधिनियम के अधीन वसूल किया गया वसूल करने योग्य समस्त धन और नगर पालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धन उसमें जमा किया जाएगा। सही बात है, जितना पैसा आय होगी नगर पालिका को, इनकम होगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कर हो, शुल्क हो, फीस हो, उपकर हो, है ना, कुछ भी जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा कहाँ आएगा? नगर पालिका निधि में आएगा। ऐसे डायरेक्शन के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे नगर पालिका की प्राप्तियां और वे ऐसे लेखा शीर्षों जिसमें जल निकास, मलवैन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जितनी भी पैसा आएगा, जितना पैसा खर्च होगा, उसका कैसे रिकॉर्ड सारा मेंटेन होगा, उसके अलग अलग लेखा शीर्ष बने होंगे, भाई ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च किया, वो सब सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। विशेष बात ये है कि हर चीज का जितना पैसा आता है ना, वो दो भागों में डिवाइड होता है, ये आप याद रखना। एक तो होता है राजस्व, एक होता है पूंजीगत पैसा। एक होता है राजस्व, ठीक, एक पैसा होता है राजस्व, एक होता है पैसा पूंजीगत। ये दो टाइप से पैसा उसमें सेग्रीगेट हो जाएगा।
राजस्व पैसा वो होता है जो सरकार को रेगुलर इनकम होती है, या नगर पालिका को जो रेगुलर इनकम होती है वो राजस्व में चला जाएगा। और जो पूंजी वाला है वो क्या होगा, जैसे कोई एकदम से पैसा आया है, एक मिनट रुकना, ये क्या होगा। ठीक है ना। दो टाइप से, अब दो टाइप से हर चीज का, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो भी सेम, स्टेट गवर्नमेंट का है वो भी सेम। पहले ये सिस्टम प्लान और नॉन प्लान के तहत चलता था, अब इसको चेंज कर दिया, इसमें हो गया राजस्व और पूंजीगत। राजस्व में वो पैसा आएगा, वो पैसा जाएगा जो रेगुलर है। पूंजी में वो पैसा है जो एकदम से आया या एकदम से गया है। सपोज आप हर महीने रूम रेंट देते हो, हर महीने कोई चीज का खर्चा करते हो रेगुलर बेसिस पे, भाई हर महीने जाएगा, सैलरी होगी तो वो राजस्व में जाएगा। सपोज करो आपने अचानक 25 लाख का घर खरीद लिया, वो पैसा पूंजीगत में जाएगा। या अचानक पैसा चला गया, जैसे मान लो आपने कोई चीज है ना डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई चीज बेच दी अचानक, तो वो पूंजीगत में चला जाएगा। ऐसे दो भागों में तीन चीजें बटी हुई थी, राजस्व और पूंजीगत। आप हल्का फुल्का एक आइडिया रखना, आ जाएगा। ठीक। ऐसे डायरेक्शनों के अधीन में रहते हुए राज्य सरकार इस नियमित जारी की नगर पालिका की प्राप्तियां और वे ऐसे लेखा शीर्षों जिसमें जल निकास, मल वैन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क विकास और रखरखाव, गंदी बस्ती सेवाएं, वाणिज्यिक सेवा परियोजना सम्मिलित है। ठीक है भाई, सारी समझे है ना, परियोजना वगैरह सम्मिलित है। और अन्य लेखा शीर्षों जो विहित किए जाए, कितने भी लेखा शीर्ष बना सकता है। तथा साधारण लेखा शीर्ष के अंतर्गत ऐसी रीति से ऐसे प्रारूप जो विहित किए जाए, भाई किस तरीके से वो काम आपको लेखा जोखा रखना है, अकाउंट का काम रखना है, जैसा आपको बोला जाए, जैसे आपको डायरेक्शन दी जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है, ताकि इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण और किसी भी सहायक प्रतिवेदन की तैयारी आसान हो सके। ठीक। ये तो थोड़ा इंग्लिश में देख लेना क्या है, मैं देखा नहीं। स्पष्टीकरण क्या लिखा हुआ है इस धारा के प्रयोजन के लिए, वाणिज्यिक परियोजना का क्या क्या मतलब है वो देख लो। नगर पालिका बाजार एक, बाजार विकास परियोजना दो, संपत्ति विकास परियोजना तीन, और वाणिज्यिक प्रकृति की ऐसी अन्य परियोजनाएं जो नगर पालिका द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाए सम्मिलित होगी। ठीक। उपधारा दो, जो अभी पुण्य ऊपर पड़ी, के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक लेखा शीर्ष, जो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जो हेड बनाया हुआ अकाउंट के अंदर है, उसमें शीर्ष राजस्व लेखा और पूंजी लेखा में विभाजित किया जाएगा। दो टाइप का सिस्टम होगा जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, राजस्व और पूंजीगत। राजस्व का मतलब होता है जहां पर सरकार को रेगुलर इनकम हो रही है या रेगुलर व्यय हो रहा है तो राजस्व व्यय हो जाएगा, और आय है तो राजस्व आय हो जाएगी। जाने का है तो वही पूंजीगत व्यय पूंजीगत आय। ठीक। दो भागों में विभाजित किया जाएगा, और प्राप्तियां और व्ययों की समस्त मदों को ऐसे राजस्व लेखा यथास्थिति पूंजी लेखा के अधीन समुचित रूप से रखा जाएगा। ठीक। अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर बाद में एक किसी भी नगर पालिका की है ना, मेरे पास एक नगर पालिका बालोतरा की वो है, नगर पालिका नीति है कि उन्होंने किस टाइप से अपने अकाउंट को मेंटेन कर रखा है। वहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई है, आपको सब मिल जाएगा जो मैंने बातें बोली है ना। आप एक बार मैच करा के उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि आपने जो चीज समझी है क्या वो सही समझी है। ठीक। उसके बाद में लिखा हुआ है, ओके है? ओके ओके से कह रहा हूँ हाँ मैं, ठीक ठीक। तो देख नगर लेगा। पालिका नीति का उपयोग, कि नगर पालिका नीति का उपयोग कैसे करोगे। भाई जैसा राज्य सरकार बोलेगी, जैसा नगर पालिका चाहेगी, जो भी रूल रेगुलेशन के तहत होगा सारा काम। नगर पालिका निधि में समय समय पर जमा किए गए धन का उपयोग इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों उपयोजों के प्रयोजनों का कार्यान्वित करने के लिए, आवश्यक समस्त राशि या प्रभारों और लागतों के संदाय के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नगर पालिका निधि में संदेश समस्त राशियों के संदाय के लिए किया जाएगा। सीधी सी बात है कि रूल रेगुलेशन के तहत काम होगा। इसमें धारा याद रखने की, धारा 80 के तहत नगर पालिका निधि का उपयोग कैसे होगा, तो वो रूल रेगुलेशन के तहत होगा। अब आगे लिखा हुआ है कि नगर पालिका निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि वो बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, एक धारा आई थी बीच में पहले, उसमें बोला था कि जब तक बजट में पहले से एस्टिमेट, पहले से बजट में मेंशन नहीं हो चीज, तब तक वो पैसा वहां से खर्च नहीं किया जाएगा। अगर आपने बजट में मेंशन कर रखा है तभी वहां से पैसा आप निकाल सकते हो, ऐसे नहीं निकाल सकते पैसा। ठीक। ऐसा ही सेम सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, ऐसा ही स्टेट में होता है, ऐसे ही नीचे वाले नगर पालिकाओं में होता है। नगर पालिका निधि में से किसी राशि का कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे वे चालू बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो, और ऐसे बजट अनुदान को पर्याप्त अतिशेष इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसमें किसी कमी या उसके अंतरण के होते हुए भी उपलब्ध नहीं हो। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो किसी लेखा शीर्ष में ज्यादा पैसा पड़ा है, तब आप इसका इधर का इधर कर सकते हो, कमी का कोई उपाय नहीं लिखा है यहाँ पर। लेकिन अतिशेष धन, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा था, एक शीर्ष में लिखा था 100 और एक में 90 था, अब ये वाला खर्च किया ही नहीं, मान लो 60 ही खर्च हुआ और यहाँ 40 शेष रह गया, तो वो पैसा आप इधर वाले में खर्च कर सकते हो, ऐसा ये लिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात बोली है, परंतु यह धारा निम्नलिखित मामलों के किसी समुदाय पर लागू नहीं होगी, इन चीजों पर लागू नहीं होगी। जो आपको दिमाग में रखना है, ऐसा कहीं ऑप्शन आ जाए
है ना, 6 तक है ये। ठीक, ये सब सारे ऑप्शन में ये चीज लागू नहीं होगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो पैसा निकाला जा सकता है। अगर बजट में मेंशन नहीं है फिर कोई चीज आगे तो निकाली जा सकती है, ऐसा बोल रहा है। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं ऑप्शन में आएगी तो आपके मतलब तुरंत दिमाग में यहाँ पर क्या चीज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। आप देखते ही आइडिया लगा लो कि हाँ ये पैसा भाई देने लायक है, निकाला जा सकता है। तो वो निकाला जाएगा कैसे। पहला लिखा है, कर और अन्य धन जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है का प्रतिदाय। मान लो कोई गलती से किसी का पैसा अपने पास आ गया, नगर पालिका निधि में आ गया, तो उसको रिफंड, प्रतिदाय का मतलब है रिफंड करने का काम, हाँ भाई करेगी। जैसे मान लो 2 साल पहले किसी ने गलती से कोई लफड़ा हो गया, उसकी वजह से कोई पैसा उनके अकाउंट में आ गया, या अकाउंट में कैसे आ गया, जैसे मान लो उससे कर लेना, मान लो वो इलीगल था, वो लेना ही नहीं चाहिए था कर, और ले लिया उससे। अब उसका क्या करोगे, उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। वो थोड़ी वेट करेगा भाई अगली साल उसका वो होगा, है ना, वापस बजट आएगा और फिर वो, तो उसको रिफंड करना पड़ेगा तुरंत। संविदाकारों या अन्य व्यक्तियों से संबंधित और निक्षेप डिपॉजिट में धारित धन और नगरपालिका द्वारा भूलवंश संग्रहित नगरपालिका निधि में निक्षेप समस्त धन का, कोई गलती से कुछ ऐसा कुछ कोई हो गया प्रॉब्लम, तो वो भी करेगा। वो तो कॉमन सेंस है भाई, करेगा ही भाई, उसके लिए वेट थोड़ी करेगा सिस्टम आगे। ठीक, फिर है राज्य सरकार द्वारा लोकहित में तत्काल अपेक्षित कार्यों के लिए टेम्परेरी बेसिस पर मतलब पेमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है राज्य सरकार को। जैसे मान लो कोरोना आ गया अचानक, अब वो पूछ के थोड़ी आएगा भाई आपने बजट में मेंशन नहीं किया कोरोना आएगा, तो वो तुरंत पैसा क्या करेगा भाई, आप खर्च करो। ठीक, खतरनाक रोगों के फैलने, जो आएगी आगे, खतरनाक रोगों के फैलने पर प्राकृतिक या प्रौद्योगिकी खतरों के होने पर भी, प्रौद्योगिकी इसलिए मेंशन किया, मान लो कोई टेक्नोलॉजी जैसे ये मतलब ये हुआ था, भोपाल वाला हुआ था, गैस ट्रेजेडी हुआ था, इस टाइप की कोई ट्रेजेडी हो जाए किसी नगर पालिका में या नगर निगम में, तो उसके लिए तुरंत पैसा वो, या जैसे ये एक मोरबी वाली घटना हुई थी है ना, आग जलने वगैरह की है ना, कोई मतलब कोई पुल गिर गया, कुछ ऐसी घटना अचानक कुछ हो जाए, टेक्निकली हो जाए या कोई नेचुरली हो जाए, तो उसमें अति आवश्यक मामलों में नगर पालिका द्वारा विशेष उपाय या उपयुक्त करना ऑटोमेटिक सही समझा जाएगा। इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन प्रतिकर के रूप में संदेह राशियां। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कोई कार्रवाई करने में नगर पालिका के विफल होने पर राज्य सरकार के आदेशों के अधीन, सही बात है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, ठीक है, नगर पालिका के विरुद्ध किसी सिविल या दांडिक न्यायालय की डिग्री आदेश के अधीन। अब मान लो किसी का आदेश आ गया भाई, नगर पालिका तुरंत इसके 10 साल के पुराने मामले का मद्देनजर रखते हुए इसको 10,000 रुपये दिए जाए तुरंत, भाई इसमें दिक्कत होगी। या जैसे कई बार अपन पढ़ते हैं वो अ, आक्षेप वाला मामला, मान लो जो आया था ना कि भाई नगर पालिका की निधि में चला गया, तो फिर वो इस टाइप की चीजें, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो उसमें पैसा उसको बंदे को दिया जाएगा, वो तुरंत पैसा निकाला जाएगा अगर कोई कोर्ट के आदेश के तहत कोई मैटर आया है तो। किसी दावे वाद या अन्य विधिक कार्रवाई के समझौते के अधीन कोई ऐसा मैटर है तो भी होगा। नगर पालिका की संपत्ति या मानव जीवन को हुए अचानक भय या खतरे को टालने के लिए किसी भी नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा तुरंत कार्रवाई करने में उपगत हुए। ठीक है, हो सकता है ऐसी कार्रवाई आप समझते हुए तो ना, मानव जीवन का लेके। फिर है वेतन और मजदूरी की मदें। अब ये देखो, ये वर्ड याद रखना, वेतन और मजदूरी की मदें संदेह राशियां, ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये लगेगा पता नहीं है नहीं है लेकिन ये है। ठीक, यहाँ पर वो आपको है ना फंसा सकता है, तो थोड़ा सा ये दिमाग में रखना है कि वेतन और मजदूरी की मदें भी इसमें, जैसे कई बार होता है ना, कोई अचानक कोई काम करवाना है, जैसे मान लो राइजिंग राजस्थान चल रहा है अभी, अचानक उनको लगा भाई नगर निगम में यहाँ साफ सफाई करनी, एक्स्ट्रा मजदूरों की जरूरत है, संविदा पर ले आए भाई, थोड़े दिनों के लिए काम करवाया फिर वेतन दिया, ओके, इस टाइप से समझ लो इस बात को। ऐसे अन्य मामले जिन्हें उपविधियों द्वारा अवधारित किए जाए, मतलब एक तरह से मतलब ऐसा बात करने का मतलब यही हो गया इस धारा के तहत कि पैसा निकाल सकते हो आप, निकालने वाले की हिम्मत चाहिए। ठीक, वो कौन सी हिम्मत यूज करता है वो सारी यहाँ से देख लो, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक, यहाँ तक बहुत है या और पढ़े, ज्यादा हो जाएगा फिर है ना ज्यादा हो जाएगा कल। सर। हाँ ज्यादा हो ज्यादा हो जाएगा, जाएगा सर। ज्यादा हो जाएगा। तो ये ठीक है था सर। धारा 81 तक।